एक जमाना था जब बिहार की सियासत मतलब कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन फिर एक ऐसे सीएम आए जिनके जाने के बाद वो दौर ही खत्म हो गया, हमेशा के लिए। तो चलिए आज कहानी समझते हैं बिहार के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की। साल था 1990। ये तारीख ना बिहार की सियासत में बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये वही साल था जब कांग्रेस का हाथ बिहार की सत्ता से हमेशा के लिए छूट गया। सोच के देखिए, 30 साल से ज्यादा हो गए, पार्टी आज तक अकेले दम पर वापसी नहीं कर पाई। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे देश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टियों में से एक बिहार जैसे इतने जरूरी राज्य में इतनी कमजोर पड़ गई, वो भी 3-3 दशकों के लिए? इस कैसे का जवाब वो छिपा है जगन्नाथ मिश्र की कहानी में, जो असल में बिहार में कांग्रेस के पतन की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं 70 के दशक में। ये वो दौर था जब बिहार में नाम के लिए तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई स्टेबिलिटी ही नहीं थी। चारों तरफ बस पॉलिटिकल केओस, उथल-पुथल। सोचिए, 1972 में कांग्रेस को जबरदस्त मेजॉरिटी मिलती है, लेकिन पार्टी के अंदर ही इतनी खींचतान, इतनी इनफाइटिंग थी कि अगले 3 साल में 2-2 सीएम बदल दिए गए। और जब लगा कि इससे बुरा क्या ही होगा, तभी जनवरी 1975 में बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ललित नारायण मिश्र की एक बम धमाके में हत्या हो जाती है। और बस इस एक घटना ने बिहार की सियासत में एक अचानक सा एक गहरा खालीपन पैदा कर दिया। अब सवाल था कि इस खाली जगह को भरेगा कौन? और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके सीएम बनने के बारे में तो शायद किसी ने सोचा तक नहीं था। ललित नारायण मिश्र की मौत से पार्टी हाईकमांड में हड़कंप मच गया। उन्हें फौरन बिहार के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। रेस में कई बड़े बड़े नाम थे, लेकिन पार्टी ने आखिरकार चुना ललित नारायण के ही छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र को। अब देखिए, जगन्नाथ मिश्र कोई मंझे हुए नेता नहीं थे। वो तो बिहार यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी कह लीजिए ना के बराबर था। शायद दिल्ली में बैठे टॉप लीडर्स को यही लगा कि अरे इन्हें कंट्रोल करना आसान होगा, ये रिमोट से चल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ वक्त सत्ता से दूर रहने के बाद साल 1980 में जगन्नाथ मिश्र की वापसी होती है, दोबारा सीएम बनकर। और उनका ये दूसरा टर्म उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का सबसे पावरफुल, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल दौर भी साबित हुआ। देखिए, 1980 में सेंटर में इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई थी, और बस उसी लहर पर सवार होकर मिश्र ने बिहार में पावर पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। अब वो दिल्ली के इशारों पर नाचने वाले नहीं थे, बल्कि अपने भाई की तरह ही वो बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े अकेले पावर सेंटर बन चुके थे। और शायद इसी पावर के नशे में उनकी सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जिसने उनकी नेशनल इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये था 1982 का बदनाम बिहार प्रेस बिल, जिसे सीधे सीधे मीडिया की आज़ादी पर हमला माना गया। तो हुआ ये कि मिश्रा सरकार एक बिल ले आई जिसका मकसद था आपत्तिजनक या स्कैरलेस खबरों को छापने से रोकना। कहने को तो ये गलत खबरों के खिलाफ था, लेकिन जर्नलिस्ट्स ने इसे सीधा प्रेस की आज़ादी पर हमला समझा। और इसका नतीजा क्या हुआ? दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे देश में पत्रकार सड़कों पर उतर आए। महीनों तक प्रोटेस्ट हुए। सरकार की इमेज इतनी खराब हुई कि आखिरकार 1 साल के अंदर अंदर उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हार थी। अब प्रेस बिल के इस पूरे विवाद ने जगन्नाथ मिश्र को एक मजबूत रीजनल लीडर तो बना दिया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमांड के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। एक तरफ मिश्र थे जो अब बिहार के हक की, स्टेट के इंटरेस्ट्स की बात कर रहे थे, सेंटर की पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे थे। और दूसरी तरफ थी दिल्ली, जहां कांग्रेस लीडरशिप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई सीएम इतना पावरफुल हो जाए कि वो उनको ही चैलेंज करने लगे। तो ये टकराव तो होना ही था। और फिर वो दिन आया, 11 अगस्त 1983। जगन्नाथ मिश्र को अचानक दिल्ली तलब किया गया, और वहां राजीव गांधी ने उनसे साफ साफ कह दिया, इस्तीफा दीजिए। और बस उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जगन्नाथ मिश्र को जाना तो पड़ा, पर कुछ साल बाद कांग्रेस को एक ऐसे क्राइसिस में उनकी जरूरत पड़ी जब पार्टी खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी।
1989 तक आते आते पूरे देश में एक एंटी कांग्रेस लहर बन रही थी और बिहार में इस लहर को हवा दे रहे थे एक नए दमदार नेता, लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को फिर से सीएम बना दिया, उनकी आखिरी उम्मीद। मिश्र ने भी चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, खासकर माइनॉरिटी वोटर्स को रिझाने में। उन्होंने इतने मुस्लिम हितैषी फैसले लिए कि उनके विरोधियों ने उन्हें एक नाम दे दिया, मौलाना मिश्रा। लेकिन उनका कोई भी दांव काम नहीं आया। 1990 के इलेक्शन रिजल्ट्स आए और कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जनता दल अलायंस को मिली 122 सीटें और कांग्रेस सिर्फ 71 पर सिमट गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये बिहार में कांग्रेस के राज का दी एंड था। तो इसके बाद क्या हुआ? जगन्नाथ मिश्र का क्या हुआ और कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या अंजाम हुआ? चलिए उनकी लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। सीएम की कुर्सी जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र का आधे का पॉलिटिकल करियर घोटालों के साये में ही बीता और उनके करियर का जो आखिरी अध्याय लिखा गया वो था देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक फॉडर स्कैम यानी चारा घोटाले में कन्विक्शन। इसने उनकी लेगेसी पर एक पक्का दाग लगा दिया। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो ये आंकड़े मेरे ख्याल से पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। जो पार्टी 1985 में 196 सीटें जीतकर राज कर रही थी, वो 1990 में 71 पर आ गई और 2020 तक आते आते सिर्फ 19 सीटों पर सिमटकर एक जूनियर अलायंस पार्टनर की भूमिका में रह गई। तो कुल मिला के बात यह है कि जगन्नाथ मिश्र का करियर एक तरह से बिहार में कांग्रेस के पतन का आईना है। उनके बाद कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो लालू और नीतीश जैसे रीजनल लीडर्स के बीच में बंट गया और पार्टी उस झटके से आज तक नहीं उभर पाई है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जगन्नाथ मिश्र का जाना सिर्फ एक सीएम का जाना था या वो बिहार में कांग्रेस के उस पूरे युग का हमेशा हमेशा के लिए अंत था?